कोलकाता में पीएम मोदी ने किया रोड शो में भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। जनता ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत नदिया में। टीएमसी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का पहले चरण में बंगाल की जनता ने दीदी का किया सुपड़ा साफ। बंगाल के दूसरे दौर से पहले राहुल का टीएमसी और पीएम मोदी पर प्रहार। कहा, जो भ्रष्टाचार बीजेपी केंद्र में फैला रही है वही बंगाल में कर रही है दीदी। सीएम धामी ने सुना मन की बात का 133वां संस्करण। का आत्मनिर्भर भारत की ताकत है मन की बात। पीएम मोदी के संकल्प को धरातल पर उतार रही सरकार। वॉशिंगटन डीसी में हिल्टन होटल में फायरिंग। ट्रंप की डिनर पार्टी में चली गोलियां। अफरा-तफरी के बीच राष्ट्रपति को निकाला गया सुरक्षित बाहर। हमलावर को पुलिस ने किया ढेर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोलकाता में एक रोड शो किया। ये विशाल रोड शो के जरिए बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं पीएम मोदी के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग जुटे हुए नजर आए। साथ ही इस पूरी रोड शो में मोदी मोदी के नारे भी लगते हुए सुनाई दिए। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य नजर आ रही हैं। इसके अलावा उस विधानसभा क्षेत्र से तमाम जो प्रत्याशी हैं, जिनमें इंटाली से प्रियंका टिब्रेवाल, चौरंगी से संतोष पाठक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने राज्य की माटी को माफिया और घुसपैठियों के हवाले कर दिया है। वहीं इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल अब टीएमसी के कुशासन से आजादी मांग रही है और पहले चरण के मतदान ने यह साफ कर दिया है कि टीएमसी का अहंकार चूर चूर हो चुका है। टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में। इतना ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के नदिया में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंगाल की जनता ने दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो नदिया में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहले चरण की 152 सीटों पर हुए मतदान में यह दावा कर दिया कि 110 सीटें बीजेपी जीत रही है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, यानी कि 2021 की, तो 2021 में इन्हीं 152 सीटों में से 59 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अमित शाह इसे डबल बता रहे हैं। कुल मिलाकर बता रहे हैं कि 152 में से 110 बीजेपी जीतेगी और पहले ही चुनाव में जनता ने दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया है।
लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में स्कूल चलो अभियान 1 मई से प्रदेश भर में विशेष नामांकन अभियान शुरू होगा। 6 से 14 साल के हर बच्चे का 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने पर फोकस दिया जाएगा। दिव्यांग और नाबालिग के नामांकन पर भी खास जोर रहेगा। ये अपडेट इस वक्त की सामने आई है, जहां प्रदेश भर में एक बार फिर से स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर विकास के दावे होते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो सालों तक सिर्फ घोषणाओं और शिलान्यास तक सीमित रह गए। मायावती और अखिलेश की सरकारों के दौरान शुरू या प्रस्तावित कई योजनाएं या तो अधूरी रह गई या फिर प्रशासनिक सुस्ती और विवादों में उलझकर ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 2017 से सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में पूरा कराकर एक नई मिसाल पेश की। सबसे बड़ा उदाहरण गंगा एक्सप्रेसवे है। 2007 में मायावती सरकार ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन पर्यावरण मंजूरी और भूमि विवादों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। अखिलेश सरकार के दौरान भी इसमें खास प्रगति नहीं देखने को मिली। योगी सरकार ने इसे नए सिरे से डिजाइन करके मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ा और अब 29 अप्रैल 2026 को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। इसी तरह सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 1978 से अधूरी पड़ी थी, उसे योगी सरकार ने 4 साल में पूरा करके दिसंबर 2021 में जनता को समर्पित कर दिया। इससे 9 जिलों के करीब 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला। अर्जुन सहायक परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन वर्षों तक धीमी गति से चलती रही। योगी सरकार ने इसे गति देकर 2021 में पूरा कराया, जिससे 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली। इतना ही नहीं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दशकों तक सिर्फ कागजों में था। योगी सरकार के प्रयासों से 2021 में इसका उद्घाटन हुआ और इससे बौद्ध सर्किट को वैश्विक पहचान मिली। वहीं बाणसागर नहर परियोजना जिसकी नींव 1978 में रखी गई थी, उसे 2018 में पूरा करके किसानों को राहत मिली। इससे लगभग 1,70,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में हुआ था, लेकिन जमीन अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया अधूरी थी। योगी सरकार ने नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की, 2021 में इसे चालू करवाया और करीब 1200 करोड़ रुपए की बचत भी की। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिला। गोरखपुर और रायबरेली एम्स जो वर्षों से अटके थे, अब पूरी तरह संचालित हो रही हैं और मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर, इसका प्रस्ताव 2001 से लंबित था। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव 2001 से लंबित था, उसे योगी सरकार ने जमीन पर उतारा। भूमि अधिग्रहण जैसे जटिल कामों को बिना बड़े विवाद के पूरा किया गया, जो एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है। रसूलाबाद कंसजा पुल जिसकी मांग 90 से यानी कि 90 के दशक से थी, उसे कुंभ 2019 से पहले पूरा करके ट्रैफिक समस्या का समाधान किया गया। सबसे तेज गति से पूरा होने वाला प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रहा, जिसे 28 महीनों में बनाकर 2022 में शुरू कर दिया गया। ये क्षेत्र के विकास के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ। इन सभी परियोजनाओं को देखें तो साफ होता है कि जो योजनाएं वर्षों तक अधूरी रहीं, उन्हें योगी सरकार ने प्राथमिकता देकर पूरा कराया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुए काम ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को नई दिशा दी है। यही वजह है कि अब घोषणाओं की राजनीति से आगे बढ़कर डिलीवरी की राजनीति की चर्चा हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना वहां से सामने आ रही है, जहां एक पति ने शराब के नशे में मारपीट करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं परिजनों की माने तो महिला के शरीर पर चोट के कई गंभीर निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
नेहरू नगर के बड़का पार्क है, जहाँ पे पति पत्नी जो है रात में शराब पिए हुए थे और संभावना है कि पति के द्वारा शराब पीने से पत्नी के साथ में मारपीट किया गया था और सवेरे पत्नी की मृत्यु मौत हालत में मृत्यु हो गई थी। अभी एफएसएल की टीम आ रही है मौके पे, जिसके पहुंचने के बाद थाना स्टाफ और एफएसएल की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से सब को पंचनामा किया जाएगा और पंचनामा कार्रवाई के बाद में इसमें पता निश्चित होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस कड़ी में पुलिस ने काल चक्र ऑपरेशन के तहत 100 वांटेड बदमाशों पर कार्रवाई की है। सौ वांटेड बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और ऑपरेशन काल चक्र के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि 2 हफ्ता पहले नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के अंदर कमिश्नर सर के आदेश के अनुसार हम लोगों ने ऑपरेशन काल चक्र की शुरुआत करी है, जिसमें पिछली बार 200 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया था, जिसमें से 160 से ज़्यादा के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस बार ऑपरेशन काल चक्र जो कल चलाया गया है उसके अंदर तकरीबन 400 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया, जिनमें से 196 जो टोटल वारंट्स थे इस तरह की गिरफ्तारी जमानतें मिला के उन्हें शामिल कराया गया। 40 से ज़्यादा व्यक्ति जो संदिग्ध धारा पर मिले थे, जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक। इटावा से खबर, जहां पुलिस ने साइबर गैंग का भांडाफोड़ किया है। 4 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट करके ये चारों आरोपी ठगी का काम करते थे। आरोपियों से नकदी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर आरोपी आपस में सगे भाई थे। जिन 4 आरोपियों को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये चारों सगे भाई थे और सभी मिलकर ठगी का काम कर रहे थे। डिजिटल अरेस्ट के जरिए आरोपी लगातार ठगी का काम कर रहे थे। लोगों को काफी ज्यादा जो है परेशानी हो रही थी। करोड़ों की ठगी इन चारों भाइयों ने मिलकर की थी। एक फुल प्रूफ प्लान बनाते थे, पहले टारगेट करते थे, फुल प्रूफ प्लान बनाते थे और उसके बाद ये लोगों को ठगने का काम करते थे। थाना बसरेहर को एक इम्पोर्टेंट इनपुट मिला था। उन्हीं के थाना क्षेत्र में एक आयारा गांव है, वहां कुछ साइबर ठगों के सक्रिय होने का। इस पर एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना बसरेहर एवं थाना बैतपुरा के थाना प्रभारी उसको लीड कर रहे थे। इन लोगों ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये सगे चारों भाई हैं और इसमें मुख्य जो आरोपी है वो सतीश कुमार है, जो चौथा भाई है। तो वहीं झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में घरेलू कलह से परेशान होकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक महिला की शादी जून 2018 में हुई थी और बीते कुछ समय से उसके वैवाहिक जीवन में तनाव और घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी थी। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घर के लोगों ने प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है और हर बार मारते हैं सर। हमसे बोलते हैं तुम यहाँ पे आए तो हम तुम्हारे पैर काट देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हमने कई बार अपनी बहन को समझाया कि आप मतलब वहीं पर रहिए, आपका मतलब ससुराल है और आपके माता पिता हैं जो वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हैं आपके। तो इन्होंने फिर भी मारा है। इनके हल के लड़के ने, जिसका नाम मंगल ने और सास ने और जो पिताजी हैं इन्होंने भी मारा है, पीटा है और सर पे। तो वहीं जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ताजा मामले में चांदपुर पुलिस ने एक और शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश एक हिस्ट्री शीटर है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या की कोशिश, लूट, डकैती जैसे कुल 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए
निजी अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर के नेतृत्व में सिख सामाजिक न्याय यात्रा बहराइच पहुंची। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव और जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सिख समुदाय बीजेपी के साथ मन से नहीं बल्कि भय से जुड़ा हुआ है। भुल्लर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि क्या बीजेपी जो है व्यापारियों को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कराती है। उन्होंने कहा है कि सिख समाज अब जागरूक हो चुका है और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को पूर्ण समर्थन देकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तीन सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी और महज भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट दी थी। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें दी थी। समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में कैबिनेट में भी लिया था सिख समाज को, कैबिनेट में मंत्री बनाया था, जेल मंत्री बनाया था और उस एक राज्य मंत्री बनाया था और भी बहुत सारे सिखों को संगठन में देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश से मैं अकेला राष्ट्रीय सचिव हूँ और भी बहुत सारा सम्मान मुझे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सिख समाज को देख लीजिए जिसको ना प्रदेश कमेटी में है लोग कोई, ना उनका राष्ट्रीय कमेटी में किसी सिख समाज को सम्मान है। केवल वो हमारे गुरुओं का दिन बना करके हमें हमारे साथ होने का ढोंग करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी सिख को कोई फिरोजाबाद में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने महिला जन आक्रोश अभियान के तहत विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में देरी के लिए विपक्ष के परिवारवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए महिला विरोधी करार दिया है। स्मार्ट मीटर के विरोध में उन्होंने विपक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि राजनीति के लिए महिलाओं को आगे करना गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पुरुष आयोग के गठन पर भी अपना पक्ष रखा है। हालांकि स्थानीय डीएम तहसीलदार ने विवाद पर चुप्पी साध ली है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में महिलाओं की मजबूत भागीदारी का दावा किया है। कार्यक्रम की संयोजिका प्रतिनिधित्व आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में उन्हीं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है महिलाओं का, जो बीजेपी से, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। विपक्ष ने कभी लड़ाया या कभी सोचा ही कहाँ है, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा, जरूर लड़ेंगे महिलाएं। उसमें भी क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2027 में आप लोग? देखिए 2007 हम मुद्दों की बात नहीं करते, हम हकीकत की बात करते हैं। आज जो सिचुएशन है और जो नियत विपक्ष की दिखा रही है उसको सारी महिलाएं देख रही हैं और इसका अंजाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि महिलाओं की कोई जाति नहीं है, महिलाओं को कोई धर्म नहीं है, महिलाओं की कोई पार्टी नहीं है। कौशांबी में आग का तांडव देखने को मिला। ये बड़ी खबर इस वक्त कौशांबी से सामने आ रही है। पुलिस चौकी के सामने खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जो हैं जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। बड़ी खबर कौशांबी से, जहां पर कौशांबी में आग का तांडव देखने को मिला है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई है। एक गाड़ी में आग लगती है, देखते ही देखते पास खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है। पुलिस चौकी के सामने खड़ी गाड़ियों में ये भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस चौकी के सामने खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते एक गाड़ी की आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। रिजर्व पुलिस लाइन बदायूं में रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। एसएसपी अंकित शर्मा ने सभी नव प्रशिक्षित रिक्रूट आरक्षियों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, देश की सेवा और जन सुरक्षा की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह के बाद से ये नए सिपाही पूरी तरीके से प्रशिक्षित होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए अब मैदान में उतरेंगे। तो डीआईजी अजय साहनी ने दीक्षांत परेड की सलामी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से सभी को संबोधित किया। लखनऊ में आयोजित दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए और बाकी के जिलों में इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुना गया। एसएसपी अंकित शर्मा ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी लोग जानते हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 62,000 रिक्रूट आरक्षियों ने पासिंग आउट परेड किया, उसमें शामिल हुए। उसी क्रम में जनपद बदायूं में 489 रिक्रूट्स थे। एसएसपी बदायूं अंकिता शर्मा के नेतृत्व में इनके द्वारा अपना 9 माह का प्रशिक्षण पूरा किया गया है और इसके बाद ये सभी लोग डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो जनपद इनको आवंटित किए गए उन जनपदों में रवाना हो रहे हैं। एक उच्च कोटि का पासिंग आउट परेड यहाँ पर किया गया। अगली खबर बुलंदशहर से है। ये बड़ी खबर, बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जिम में बर्थडे पार्टी में हुई थी 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। चेहरे पर केक लगाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद से ये विवाद इतना बढ़ गया कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ये बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर जिम में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और चेहरे पर केक लगाने को लेकर ये पूरा विवाद हो गया। आमतौर पर जब भी बर्थडे होता है तो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो बर्थडे की शुभकामना देते हुए, जन्मदिन की शुभकामना देते हुए केक चेहरे पर लगाते हैं। लेकिन जरा समझिए, चेहरे पर केक लगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पूरे मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और जिसने भी ये कहानी सुनी है, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना है, सभी के सभी दंग रह गए हैं। बर्थडे पार्टी के नाम पर जिम में देखिए किस तरीके से दहशत फैलाई गई है। चेहरे पर केक लगाने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त नहीं किया गया और 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिम जाने वाले जरा सावधान हो जाएं। जो लोग जिम जाते हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है और आगे से सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। महज मामला था चेहरे पर केक लगाने को लेकर, जिसको लेकर विवाद हुआ और 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिम करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन देखिए किस तरीके से किया गया है, जहां पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला महज चेहरे पर केक लगाने का था और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते ये बर्थडे पार्टी मातम में तब्दील हो गई। 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश की। खबर मेरठ से, कब्रिस्तान के पास पिस्टल फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मकान के तहखाने में बनाई जा रही थी पिस्टल। कुछ दिन पहले 8 लोगों ने अवैध पिस्टल खरीदी थी। 8
पिस्टल बनी बरामद हुई है। 3 पिस्टल अधबनी बनावट हुई है। स्वाट टीम, सर्विलांस और थाना पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। ऑन डिमांड 35,000 और 60,000 रुपए में पिस्टल को बेचा जा रहा था। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री जो है पिस्टल की चल रही थी। एसएसपी अविनाश पांडे ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे पिस्टल फैक्ट्री के भांडाफोड़ के साथ पूरे मामले का खुलासा किया है। देखिए, स्वाट टीम को एक सूचना मिली जो स्वाट टीम प्रथम है, उसके निरीक्षक रुपेश गौरव की सूचना प्राप्त हुई कि अलीपुर कब्रिस्तान के पास में थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक मकान में डबल बेड के नीचे एक गेट है, जिससे कि नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में एक अवैध असला फैक्ट्री का संचालन हो रहा है और कतिपय लोगों के द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन किया गया। उनके द्वारा इस सूचना पर असलम पुत्र शरीफ निवासी इस्लामाबाद तंबाकू गोदाम वाली गली, थाना लिसाड़ी गेट, हाल पता ग्राम जाहिदपुर, थाना लोहिया नगर को गिरफ्तार किया गया। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा के आजाद विहार इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पानीपत से भगाकर लाई गई एक नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो लड़की को बहला फुसलाकर गाजियाबाद ले आए थे और यहां किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस अपहरण के संबंध में हरियाणा के पानीपत से पहले ही मामला दर्ज हो चुका था। स्थानीय हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को जब इस इलाके में संदिग्ध मौजूदगी की भनक लगी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, लड़की को बरामद किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये है कि जो महिला है वो किसी के यहाँ पे काम करती थी, उसके दोनों बेटे एक हिंदू लड़की को हरियाणा से भगा कर लाए। लड़की की सिर्फ उम्र 16 साल है, जिसका परिवार बड़ा परेशान है। हरियाणा में इसको ढूंढ रहे हैं। लव जिहाद में उसे फंसाकर खोड़ा लाए और खोड़ा में कमरा लेकर रह रहे थे। जिस बिल्डिंग में रहे थे मुसलमान व्यक्ति है। कमरा पूरी बिल्डिंग में 3,000 का है, इसको 5,000 का दिया गया क्योंकि इसने बताया कि मैं हिंदू लड़की लेकर आया हूँ। तो मुसलमान जितने भी है मकान मालिक ये श्रेय देते हैं लव जिहाद को। मैं तो ये कह रहा हूँ, सवाल पुलिस महकमे पर भी उठते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ये मकान मालिक किराएदारों को रख कैसे रहे हैं। और अगर हम लोग ध्यान ना दे तो इसको तो बहुत बड़ा टूल क्या कहते हैं सहारा मिला है लव जिहाद को। मकान मालिक भी दे रहे हैं और आसपास के लोग भी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे मकान मालिक। तो वहीं जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बीते 24 अप्रैल को एक दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात का महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को बदमाशों ने राह चलते एक दंपत्ति को अपना निशाना बनाया था और उनसे कीमती सामान लूट लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों लुटेरों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से लूटा गया सारा सामान और नकदी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 26 अप्रैल को बिसौली पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 24 अप्रैल को पर्स स्नैचिंग की जो घटना घटित हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था, आज सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को सचिन, गोपाल और शुभम को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जेल हेतु आदेशित किया गया है, उनको जेल रवाना किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से एक मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पायल, फूला गुच्छा, हाथफूल तथा आधार कार्ड बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न